हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो कक्षा 10 की फिजिक्स का है। इसमें फिजिक्स का चैप्टर 1 कराया जा रहा है। चैप्टर 1 का ये 10वां लेक्चर है। आज ये 10वीं क्लास है, 9 क्लासें पिछली हो चुकी हैं। आज इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, और इसके नियम, ठीक। पूरा आज अपवर्तन का टॉपिक खत्म कर देंगे। देखिए अपवर्तन कैसे होता है, ठीक, किन माध्यमों में होता है, ठीक, और इसके क्या नियम होते हैं, ये सब इस वीडियो में इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखिए अपवर्तन जो होता है ना, अपवर्तन, ये जो अपवर्तन होता है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब होता है कि जैसे कोई एक माध्यम हो गया वायु और एक माध्यम हो गया कांच, ठीक। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर एक माध्यम वायु और एक माध्यम कांच, ठीक। और भी कुछ चीज़ ले सकते हैं, जैसे एक माध्यम पानी और एक माध्यम क्या होता है, ऑयल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक तरफ कोई दूसरी चीज़ रहनी चाहिए और दूसरी तरफ दूसरी। और इस माध्यम में क्या होगा, इस माध्यम को दो रूप से हम जानते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, ठीक। देखिए एक माध्यम को हम जानते हैं विरल माध्यम, ठीक। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए एक होता है विरल माध्यम, ठीक, और एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक। अब हम इनको किस तरह से पहचानेंगे कि कौन विरल है कौन सघन है, ठीक। अगर देखिए विरल का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश की चाल तेजी से चल सके, ठीक। विरल का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश की चाल तेजी से चल सके, जो ज़्यादा घना ना हो, उसमें आराम से चला जा सके, ऐसा नहीं हो कि हर जगह भीड़ भाड़ हो, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक सपोज कर लीजिए कि जैसे हम गली में रहते हैं तो गली में ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती, ठीक। गली में जैसे रहते हैं तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई दो चार लोग रहते हैं, ठीक। और वही अगर मार्केट में चले जाएं या किसी बाज़ार में चले जाएं तो वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, ठीक। जहाँ हम गली में हैं तो वो कौन सी भीड़ कैसी रहेगी, विरल, यानी कि कम घनी है, ठीक। और अगर बाज़ार में भीड़ जो है वो क्या कैसी है कि बहुत घनी है, ठीक। तो घनी का मतलब क्या हो गया कि वो सघन माध्यम हो गया, ठीक। वहाँ के लोग सघन हो गए और जहाँ गली है तो वहाँ के लोग कम है, तो क्या हो गया, विरल हो गया, ठीक। इसी तरह से होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा, ठीक, जहाँ पर प्रकाश की चाल बहुत तेज गति से चल सके, ठीक, बहुत तेज गति से चल सके। और सघन का माध्यम कि कम गति से चल सके, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए विरल माध्यम को इस तरह से याद रखिए, जहाँ पर वायु वायु या प्रकाश की चाल, ठीक, इस तरह से लिख लीजिए प्रकाश की चाल, ठीक। प्रकाश की चाल क्या हो, तेज चले, प्रकाश की चाल कैसे चले, तेज चले, ठीक। वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल। अगर उसी उसी की अगर दूसरा कोई माध्यम हो तो उसमें क्या हो, धीमे चले प्रकाश की चाल, ठीक। प्रकाश की चाल कैसे चले, धीमे चले, प्रकाश की चाल कैसी हो, धीमी हो, ठीक। वो माध्यम कहलाएगा हमारा सघन माध्यम। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक जगह वायु ले लीजिए, ठीक। अब जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर वायु है, ठीक। इस भाग में ये पूरे भाग में, पूरे एरिया में क्या है, वायु है, ठीक। और नीचे वाले भाग में का क्या है, यहाँ पर कांच रख दिया गया, ठीक। आप बताइए वायु कहाँ तेज चलेगी, वायु का मतलब प्रकाश की चाल कहाँ तेज चलेगी, सबसे ज़्यादा वायु, ऐसे ही वातावरण है अपना, ठीक। तो यहाँ प्रकाश की चाल तेज चलेगी। अगर उसी प्रकाश की चाल को किसी कांच के टुकड़े से गुजारें तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकते, ठीक, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि वो सघन हो गया, वायु से ज़्यादा सघन है, ठीक। वो वायु से ज़्यादा इकट्ठा है ना, उसके कण एक एक जगह इकट्ठे हैं तो वो सघन है। और वायु के जो कण है वो एक एक दूसरे से बहुत दूर दूर फैले हैं, तो उसमें प्रकाश की चाल तेज चल सकती है। बस आप इतना याद रखिएगा। सघन का मतलब होता है जहाँ पर प्रकाश की चाल धीमी चले, और विरल का मतलब होता है जहाँ पर प्रकाश की चाल तेज चल सके, ठीक। तो देखिए आइए अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने एक यहाँ पर लाइन खींच लिया, बिल्कुल देखिए बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच लिया, ठीक, इस तरह से एक ये लाइन हो गई, ठीक।
अब देखिए ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, ठीक, ऊपर कोई दूसरा माध्यम है और नीचे कोई दूसरा माध्यम है, ठीक, दोनों माध्यम अलग अलग है। मान लो ऊपर वायु है, नीचे कांच है, या ऊपर वायु है, नीचे पानी है, ठीक, या जल है, या ऊपर कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर अल्कोहल है, नीचे बर्फ है, कुछ भी माध्यम मान लीजिए अपनी तरफ से, तो वो है। इसकी परिभाषा होगी प्रकाश के अपवर्तन की, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से जाता है, ठीक, एक माध्यम से मान लीजिए इस तरह से गया, ठीक, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जा सकता है, किसी भी जगह चला जाए, ठीक, किसी भी जगह चला जाए, या इस तरह से भी जा सकता है, या इस तरह से भी जा सकता है, या इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी, किसी भी दिशा में जा सकता है, ठीक। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक। विचलित का मतलब किसी भी दिशा में जा सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये केवल एक परिभाषा है, ठीक। अब जब कैसे बताएंगे, जब बिल्कुल एग्जैक्ट किस दिशा में जा रहा है तो उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि वो सघन है या विरल है, ठीक, सघन की वो और ज़्यादा इकट्ठा है, ठीक, जो ज़्यादा सघन होता है, ठीक, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक। इसकी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे, बस आप बने रहिए, ठीक। तो यही इसकी परिभाषा हो गई। जब प्रकाश प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से, ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक, दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक, जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो जो प्रकाश की जो किरण है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक। जब दूसरे माध्यम प्रवेश करेगा तो बीच में क्या घटना घटेगी कि जो प्रकाश की किरण है वो अपने माध्यम से क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी कि अब किधर जाना किधर नहीं जाना है, तो अपने रास्ते से क्या हो जाएगी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक, तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। विचलित होने का मतलब कि वो भटक जाएगी, वो किस साइड जाना है, ठीक, वो उस पर निर्भर करेगा कि इसका माध्यम कौन सा है, ठीक, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक, इस पर निर्भर करेगा, ठीक। तो क्या हो जाती, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, ठीक, यही इसकी परिभाषा है, अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक। तो यही इसकी परिभाषा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो है बीच में क्या हो जाती है, घटना क्या घट जाती है कि जैसे ही इस माध्यम में जाएगा तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, यही प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा है, ठीक। अब देखिए, अब इसके कुछ और फैक्ट हैं, तो देखिए अब उसके कुछ और फैक्ट हैं, तो बस इसको रेज करके फिर आगे बताते हैं। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक माध्यम ले लेंगे, ठीक, दो माध्यम लेंगे, एक ऊपर एक नीचे। देखिए बिल्कुल इस तरह से, एक इस तरह से लाइन खींच दिया, ठीक। मान लीजिए ऊपर कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक, ऊपर जो माध्यम है विरल है, विरल में हम क्या ले सकते हैं, वायु ले ले, ठीक, या अगर यहाँ पर बर्फ लेंगे तो नीचे पानी, ठीक, उसका कॉन्सेप्ट अभी समझाएंगे, ठीक। देखिए विरल है, विरल में हमने ले लिया वायु, ठीक, माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है, और विरल माध्यम में हमने ले लिया वायु, ठीक, ऊपर वायु है, और सघन माध्यम में, ठीक, जो माध्यम सघन है, ठीक, सघन माध्यम में हमने ले लिया कांच, ठीक, कांच ले लिया, ठीक, सघन माध्यम में हमने ले लिया कांच, ठीक। तो देखिए ऊपर वायु, इसको प्लेन और इसको थोड़ा कांच जैसा बना देते हैं, ठीक, ठीक, तो ये थोड़ा लगने लगेगा कि कांच है, ठीक, ठीक, तो देखिए अब लग रहा है कांच है, ठीक। तो ये नीचे जो है ये क्या है, कांच है, ठीक, ठीक। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इधर से आएगी, ठीक, तो जो प्रकाश किरण आएगी तो उसको कहाँ पर जो टकराएगी ना, जहाँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आ गई, देखिए घटना कैसे घटेगी कि यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक, जहाँ पर टकराई तो वहीं से हम अविलंब खींच लेते हैं, ठीक। तो अविलंब खींचने का बस केवल एक यही तात्पर्य होता है, इसकी जरूरत ये होती है कि प्रकाश किस किस दिशा से मुड़ेगा। जब कोई किरण, ठीक, जब कोई किरण, इसको मान लेते हैं ओ, ठीक, इसको मान लिया ओ। अब देखिए
जो ये पॉइंट है इसको ओ मान लिए। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है उसमें कि वो अभिलंब की, ये जो हमने जो खींचा है ये अभिलंब है, इसको नाम देते हैं N1 और N2। ठीक, जब अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब ये और रेखा इस तरफ जानी चाहिए, ठीक, लाइन पूरी सीधे इस तरफ जानी चाहिए, लेकिन वो क्या होता है जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, कि एक माध्यम से यानी कह सकते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरह से। ठीक, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ओ यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो इसको नाम दे दिया ए, ठीक, और इसको नाम दे दिया जो बी। आगे इतनी बात समझ, यहाँ पर जो ये आपतित किरण हो गई, ठीक, आपतित किरण, ठीक, और जो यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में है, ये कैसी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक, इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, और जो किरण आई वो अपवर्तित हो गई। ठीक, तो इसको नाम दे दिया अपवर्तित किरण। ठीक, इसको नाम दे देते हैं अपवर्तित किरण। ठीक, ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह से अपवर्तित किरण। अब देखिए जो यहाँ पर जो एंगल है, जो यहाँ से अभिलंब से जो एंगल बनता है इसको आई लेते हैं, ठीक, स्मॉल आई, और जो यहाँ से जो एंगल बनता है, ठीक, जो यहाँ से कोण बनता है इसको स्मॉल आर लेते हैं। ठीक, स्मॉल आर। ठीक, अब देखिए जब देखो इस तरह से आप याद रख लेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, इसको याद रख लेंगे। ठीक, जो ए ओ है ये आपतित किरण है। ठीक, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ये देखिए जो जो यहाँ से जो कोण बनेगा ये आई, ठीक, आपतित आपतन कोण। ठीक, और ये जो आर है ये कोण, ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक, ये हो गया जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। अब देखिए देखते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम। अब देखिए क्या कर देंगे, ऊपर वाले को सघन बना देंगे और नीचे वाले को विरल बना देंगे। ठीक, तो अब देखते हैं क्या घटना होती है। ठीक, तो बस देखिए बस इसको रेज करके बताते हैं। अब देखिए जब अगर ऊपर सघन माध्यम ले लेंगे, देखिए अब ऊपर क्या ले लिया, सघन माध्यम, ऊपर सघन माध्यम है, सघन माध्यम में कांच ले लिया। ठीक, और नीचे क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम, विरल माध्यम में वही वायु ले लिया। ठीक, अब इसको कांच जैसा थोड़ा बना लेते हैं। ठीक, देखिए अब जैसे कि यहाँ पर ऊपर कांच है, ठीक, कांच हो गया। ठीक, ये ऊपर कांच हो गया। ठीक, अब यहाँ से एक अभिलंब खींच लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले वाले में किया, जब ऊपर विरल माध्यम था नीचे सघन माध्यम था, बस इसमें अंतर क्या आ जाएगा, नीचे विरल माध्यम आ गया, ऊपर सघन माध्यम हो गया। अब प्रकाश की जो किरण आएगी उसमें क्या घटना घटेगी, अब देखिए उसके आगे देखिए इसमें एक N1 और एक N2 और इस वाले बिंदु को O मान लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, इस पर आपतित होगी। ठीक, इस पर आपतित होगी बिंदुओं पर, इस किरण को नाम दे दिया ए। ठीक, जब कोई किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, देखिए बिल्कुल याद रखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। मान लो किरण को ऐसे जाना था, ठीक, तो वो अभिलंब की ओर अब नहीं झुकेगी, अब कैसे होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक, उस साइड की ओर जाएगी, दूर हट जाएगी, ठीक, इस तरह से जाएगी, ठीक, और ये जा रही है उसको मान लिया बी, ठीक। अब देखिए वही पहले की तरह, ये आपतित कोण, ये सॉरी, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण, ठीक, इसको नाम दे देते हैं आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, ए ओ आपतित किरण है, ठीक, ओ बी अपवर्तित किरण है, ठीक, अपवर्तित किरण है, ठीक, ये अपवर्तित किरण है। और देखिए जो यहाँ पर एंगल जो बनेगा, जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो आई, ठीक, और जो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आर, ठीक। कोण आई को क्या कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक, और जो कोण आर है उसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। बस इसमें कॉन्सेप्ट था क्या कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण है, ठीक, इसमें दो माध्यम ले लिए, एक सघन एक विरल है, ठीक, एक सघन है एक विरल है, तो इसमें क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। और जो पिछले में था वही चीज़ इसमें भी है, बस अंतर क्या आ गया कि ये अभिलंब से दूर हट रही है। पिछले वाले में भी जो कोण आई था उसको आपतन कोण कहते थे, जो पिछले वाले में जो कोण आर था उसको भी अपवर्तन कोण कहते थे। ये जो कोण, ये जो आ रही किरण ए ओ, इसको आपतित किरण उसमें भी कहते थे, इसमें भी कहेंगे, ठीक। अपवर्तित किरण ओ बी पहले में भी कहते थे, इसमें भी कहेंगे, बस माध्यम बदल गया, ऊपर सघन हो गया नीचे विरल हो गया, ठीक। और जो किरण आ रही है वो जैसे ही सघन माध्यम में आती है, ठीक, सॉरी, विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक। देखिए आपको इतना कंप्लीट करा दिया, ठीक। अब देखिए आगे इसके क्या होता है, ठीक, देखिए आगे क्या करते हैं। अब देखिए आगे, अब इसके आगे क्या है, अपवर्तन के नियम, ठीक। अब आपने अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया, ठीक, सघन विरल माध्यम में क्या घटना होगी, प्रकाश की किरण। अब देखिए अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम, ठीक। देखिए क्या होते हैं अपवर्तन के नियम, देखिए उसी तरह से बिल्कुल माध्यम बना लेंगे। बस देखिए इसमें समझिए क्या, बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। एक ये माध्यम है, ठीक, नीचे मान लीजिए कांच है, ठीक, जिस तरह से इसको कांच बना दिया, इधर से एक अभिलंब खींच लिया, ठीक, और इधर से ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, और ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक। ये सब नहीं याद रखना, ये सब पिछले में याद कर लिए, तो बस इसमें देखिए कॉन्सेप्ट है क्या, इसको ए, इसको बी, ठीक, और ये आई एंगल है और ये आर है। देखिए पिछले वाले में जो था वो हमने यहाँ पर बना दिया था, ठीक, इस तरह से किरण आ रही थी और इस तरह से चली गई थी, ठीक, तो हमने यहाँ आर दिखा दिया था, ठीक। तो आर यहाँ नहीं दिखाएंगे, ठीक, वहाँ गलती से हो गया था मिस्टेक, ठीक, तो आर यहाँ पर दिखाएंगे। इसकी जो पिछले जो अभी बताया था उसमें था, ठीक, उसमें गलती से लिख गया था, ठीक, उसके लिए सॉरी, ठीक। देखिए यहाँ पर आर है, ठीक, और ये N1 और ये N2, ठीक। अब देखिए इसमें याद क्या रखना है, जो पहला नियम है इसको क्या बोलते थे, आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, ठीक। और क्या है, और ये जो पॉइंट है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक, आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखिए आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा है,
आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। ठीक, इन तीन चीजों पर चर्चा की गई है। अपवर्तित किरण। ठीक, ये तीनों कहाँ पर स्थित है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है? तीनों एक ही तल पर स्थित है। ठीक, क्या कह सकते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? तीनों एक ही तल पर स्थित है। ठीक, आगे बात समझ में। ये तीनों एक ही तल पर स्थित है। ठीक, ये देखिए, ये एक तल हो गया। ठीक, इसको एक भूमि की तरह मान लिया, या एक ये समझ लीजिए तल है। ठीक, ऊपर वाला माध्यम दूसरा, नीचे वाला दूसरा है, और तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। ठीक, दूसरा नियम क्या है? ठीक, दो ही नियम है। देखिए, जो इसका जो कोण है और जो इसका कोण है, ठीक, इनका अनुपात रहेगा। ठीक, इनका अनुपात नियत रहता है। वो भी कैसे? साइन में। ठीक, देखिए, इस तरह से साइन ऊपर भी ले लिया और इस तरह से साइन नीचे भी ले लिया। ठीक, और ऊपर वाले को जो आई है उसको ऊपर रखा और जो नीचे वाला उसको नीचे रख दिया। ठीक, इसको किस तरह से याद रखेंगे? देखिए, ये आपतन कोण हो गया। ठीक, आपतन कोण कहते थे इसको, और इसको अपवर्तन कोण। देखिए, आपतन कोण की ज्या, तो वो साइन को क्या बोलते हैं? ज्या। हिंदी में बोल देते हैं ज्या। ठीक, तो आपतन कोण की ज्या और तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। ठीक, कैसा रहता है? नियत रहता है। ठीक, नियत रहता है। ठीक, ये दूसरा नियम है। और ये इसी नियम को क्या कहते हैं? ये जो पूरा नियम है, इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, यहीं पे याद रख लीजिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, ये जो दूसरा नियम है इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, बस ये अपवर्तन का नियम था, पूरा हो गया। ठीक, अब देखिए, अब आगे इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अब अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। ठीक, अपवर्तनांक। ठीक, ये अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक, अपवर्तनांक को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए, अपवर्तनांक जो होता है दो प्रकार से निकाला जा सकता है। एक निरपेक्ष में। ठीक, एक निरपेक्ष में। ठीक, दूसरा सापेक्ष में। ठीक, दूसरा सापेक्ष में। निरपेक्ष का जैसे, ठीक, निरपेक्ष में कहने का मतलब है कि ऊपर हम जो माध्यम लेंगे, ठीक, जो ऊपर माध्यम में लेंगे वो हमेशा वायु रहेगा। ठीक, और जो नीचे लेंगे वो कोई भी हो सकता है। ठीक, कोई भी हो सकता है। ठीक, कोई सा भी हो सकता है। ठीक, ऊपर वाला हमेशा वायु रहेगा, नीचे कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? निरपेक्ष। ठीक, देखिए, जो पिछले वाले में दिखाया था स्नेल का नियम, ठीक, बिल्कुल वही रहेगा कंडीशन। साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन। ठीक, जय इसका फार्मूला हो गया। ठीक, देखिए, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात को निरपेक्ष का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, या वायु का आपतन कोण कहते हैं, या दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण कहते हैं। इनकी जो ज्या का अनुपात रहता है वो एन होता है। ठीक, या अनुपात नियत रहता है, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अनुपात नियत रहता है या अनुपात एन के बराबर होता है। ठीक, या कह सकते हैं। ठीक, दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? बस इसी का उल्टा। ठीक, बिल्कुल इसी का उल्टा। नीचे वायु ले लेंगे, नीचे वायु ले लेंगे, ऊपर कोई सा दूसरा माध्यम ले लेंगे। ठीक, कोई भी माध्यम ले लेंगे ऊपर। ठीक, तो अब हमें इसके सापेक्ष अपवर्तनांक बताना रहेगा। ठीक, तो कैसे बताएंगे? अब मान लीजिए ऊपर कोई सा मतलब कांच हो गया या जल हो गया। ठीक, पानी ले लिया ऊपर। ठीक, ऊपर पानी भरा, नीचे वायु है। अब प्रकाश की किरण गुजारेंगे। ठीक, तो क्या घटना घटेगी? देखिए,
तो अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो ऊपर ले लिया हमने पानी, जल, ठीक, ये ले लिया, ठीक, जल ले लिया ऊपर, ठीक। तो कैसे निकालेंगे सापेक्ष में अपवर्तनांक? तो देखिए पहले लिखेंगे इस तरह से, ए लिखेंगे, ठीक। तो वायु को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर, ठीक। और पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर, ठीक। देखिए इसका जो पहला अक्षर है, ठीक, अगर किसी चीज़ को प्रकट किया जाता है तो उसके पहले अक्षर से प्रकट किया जाता है। वायु को ए से प्रकट करेंगे, ए से दर्शाएंगे, और पानी को डब्ल्यू से दर्शाएंगे, ठीक। तो देखिए वायु ले लिया ए, जो नीचे रहेगा सापेक्ष वाले में जो नीचे रहेगा उसको पहले लिखते हैं, ठीक, ए एन, और ऊपर जो रहेगा उसको लिख लेंगे डब्ल्यू बराबर, इसी को नोट कर लेंगे, ठीक। जो स्टैंडर्ड का नियम है वही उसको यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक। ये क्या कहलाएगा? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक। अगर जल ना होता, ऊपर कांच होता, ठीक, सपोज करिए ऊपर क्या होता? कांच होता। कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लास, ठीक। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से, ठीक। तो यहाँ पर क्या नोट कर लेते हैं? यहाँ पर डब्ल्यू की जगह जी आ जाता, तो ये फार्मूला रहता है, ठीक। आगे इतनी सी बात समझ में, सापेक्ष में इस तरह से निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में आपके बहुत काम आएगा, ठीक। अब यहीं पर एक चीज़ और बता दे रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए वायु में प्रकाश की चाल, ठीक, वायु में प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, ठीक, इसको हमेशा सी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। ये क्या होता है? सी बराबर, इसका वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, ठीक। इसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल एकदम फिक्स होती है। देखिए इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप इसको याद रखेंगे, ठीक। ये वायु में प्रकाश की चाल का मान होता है, ठीक। आप इसको याद रखेंगे, ठीक। आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए अगर हमें अपवर्तनांक निकालना हो, ठीक, और हमें इसका मान ना दे रखा हो, ठीक, न्यूमेरिकल में इसका मान ना दे रखा हो, ना ही कोण आई का मान दे रखा हो, ना ही आर का मान दे रखा हो, ठीक, तो क्या करेंगे? देखिए तो अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो देखिए अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, इधर लिखेंगे ए एन डब्ल्यू बराबर, ठीक। तो ऊपर रहेगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल सी, ठीक। वायु में प्रकाश की चाल, ठीक, तथा जल में प्रकाश की चाल, या अगर यहाँ पर जी होता तो कांच में प्रकाश की चाल, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? जल में प्रकाश की चाल, ठीक, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसको v से दर्शा देंगे, ठीक। तो फार्मूला क्या आ गया? C/V, ठीक, ए एन डब्ल्यू शॉर्टकट में लिख देंगे C/V, यही फार्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल में, ठीक। अब इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, बस आपको इतना ही पेपर में बहुत ही यूजफुल है, ठीक। इतना जितना इस वीडियो में बहुत ही काफ़ी यूजफुल है, बस आप इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। जो इसकी PDF है वो चैप्टर को ख़त्म होते ही मिल जाएगी। बस आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में दूर तक शेयर करिए, ताकि जो हमारा जो जैसे ही वीडियो डालें आप तक पहुंच सके। आप पूरा वीडियो फुल देखिए, आपको एक एक चीज़ जो टॉपिक का है पूरा का पूरा समझ में आने लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।